नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है एक बार फिर से इस वीकली न्यूज एनालिसिस शो में, जहां हम पूरे हफ्ते भर की समाचार को इकट्ठा करके उसमें से अच्छी अच्छी खबरें जिनको जानना जरूरी है उनको निकाल लेते हैं। दरअसल सबसे बड़ी खबर आ रही है वो ये है कि किसी याचिकाकर्ता ने मतलब किसी ने एक पटिशन फाइल की है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। उससे डिमांड ये की है जो ईवीएम मशीन के द्वारा वोट डाली जाती है उनसे वीवीपैट की मशीन अटैच हो जाएंगी। 100% डिमांड की है कि सभी ईवीएम की मशीन पर वीवीपैट की मशीन को अटैच कर दिया जाए। अब आपकी समझ में ये नहीं आया होगा कि वीवीपैट मशीन क्या होती है। वीवीपैट की फुल फॉर्म होती है वोटर वैलिडेबल पेपर ऑडिट ट्रेल। अप्रैल 2019 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये डिसाइड करता है कि एक विधानसभा क्षेत्र में से 5 ईवीएम मशीन पे 5 नोडल पॉइंट पे पैट मशीन अटैच की जाएंगी। अब ये 5 नोडल पॉइंट जो चुने जाएंगे जिनसे ईवीएम मशीन से वीवीपैट अटैच करने वाली है वो रैंडम चुने जाएंगे कि उनका पता नहीं रहेगा, किसी के साथ में भी लगा सकते हैं, जिससे हमारे जो चुनाव वोट डालने के सिस्टम में पारदर्शिता आएगी। अब वीवीपैट मशीन से होता कुछ यूँ है कि वोटर को जब भी हम वोट डालने जाते हैं ईवीएम मशीन के द्वारा हम अपने कैंडिडेट के सामने वाले चिन्ह पर टिक लगाते हैं तो हमको पता नहीं चल पाता कि हमारा वोट किस कैंडिडेट इसी को गया है कि दूसरे को गया है। लेकिन वीवीपैट मशीन लग जाती है, उसके सामने एक पर्ची कट करके आती है, वो ट्रांसपेरेंट कांच से अंदर रहती है और हमको दिखाई देता है कि हमने जिसके नाम पर वोट डाला है उसी के नाम की मोहर लग करके पर्ची कट के जमा हो गई। सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2013 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि चुनावों का मतलब ही ये होता है कि चुनाव पारदर्शी तरीके से ट्रांसपेरेंसी चुनावों के अंदर रहनी चाहिए और लोगों का लोकतंत्र के अंदर विश्वास रहना चाहिए, चुनाव आयोग पर विश्वास रहना चाहिए। इसलिए ये वीवीपैट का सिस्टम लागू किया गया। अब ये इस याचिका करने वाले व्यक्ति ने ये डिमांड की है कि ये हर ईवीएम मशीन के साथ में वीवीपैट को जोड़ा जाए। इससे कुछ ये होगा कि सभी को पता चलेगा कि उनका वोट कहाँ गया है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कहना है कि अगर हम हर ईवीएम मशीन में वीवीपैट को जोड़ने लग जाएंगे तो इससे हमको समस्या इतनी आएगी कि जो पहले बैलेट पेपर से वोट डाले जाते थे उसी तरह का रिटर्न सिस्टम लौट आएगा और काफ़ी दिक्कत होगी वोटों को गिनने में। लेकिन मुझे को एक चीज़ समझ में नहीं आती कि जितने दुनिया के डेवलप देश हैं, जापान हो, ताइवान हो और कई सारे देश हैं, देखो ताइवान में ऐसे इलेक्शंस होते हैं, वहीं इंडिया में इस तरह की ईवीएम के द्वारा और बैलेट पेपर को सिस्टम को ट्रांसपेरेंसी रहती थी, उसमें अधिक पारदर्शिता रहती थी। उस सिस्टम को कैंसिल करके इस ईवीएम के सिस्टम को क्यों लाया गया। दूसरी सबसे बड़ी खबर है वो है संजय सिंह। संजय सिंह एक आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर हैं और राज्यसभा के मेंबर भी हैं आम आदमी पार्टी से। उनको बेल मिल गई है, करीब 6 महीने जेल में रहने के बाद में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बेल दे दी गई है। इस पर ईडी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया है। दरअसल ईडी पे आरोप लगाए थे वो थी दिल्ली की शराब घोटाले की नीति को लेकर के। ईडी का कहना है कि संजय सिंह की 2017 के कुछ कॉल उनको प्राप्त हुए। उन कॉल के अंदर वो दिनेश अरोड़ा जो कि साउथ ग्रुप करके एक कंपनी और आम आदमी पार्टी दोनों के बीच में डील कराते हैं दिनेश अरोड़ा। इसमें दिनेश अरोड़ा का कहना ये था कि उनको ही संजय सिंह के कहने पर ही उन्होंने जो दिल्ली के रेस्टोरेंट मालिक हैं उनके द्वारा बात कराई गई थी। वो करीब 80 लाख कैश और 2 करोड़ रुपए केस में आम आदमी पार्टी को उन्होंने दिए थे। दरअसल इस दिनेश अरोड़ा को जब पुलिस पकड़ के ले जाती है, सीबीआई अरेस्ट करती है 2022 में, लेकिन वो सरकारी गवाह बन जाते हैं और उसके बाद में उनको बेल पे छोड़ दिया जाता है। ऐसा ही ईडी करती है। ईडी भी 2022 में दिनेश अरोड़ा को अरेस्ट करती है और वो सरकारी गवाह बन जाते हैं, उनको छोड़ दिया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे दिल्ली की शराब घोटाले वाली नीति क्या थी। दरअसल दिल्ली की जो अंदर जब भी लॉकडाउन लगा था हमारे देश के अंदर से 2021 में दिल्ली के अंदर नई शराब से नीति लागू कर दी जाती है। इस नई शराब नीति के अंदर हुआ कुछ यूँ था कि पहले जो शराब के ठेके हुआ करते थे उनको राज्य सरकार चलाती थी, वो राज्य सरकार के अंडर में सरकारी ठेके हुआ करते थे। सरकार का कहना ये था कि इसमें कालाबाजारी होती है, दारू की बहुत बड़ी घपलेबाजी होती है और इस कालाबाजारी को रोकने के लिए और राज्य सरकार का पूरे अपने दिल्ली का रेवेन्यू बढ़ाने के लिए, राजस्व बढ़ाने के लिए, वितरण शराब की समान वितरण के लिए और शराब माफियाओं को लगाम लगाने के लिए समान वितरण, यानी कि उन्होंने नई पॉलिसी के अंदर पूरी दिल्ली को 32 जोन में बांट दिया और हर जोन में 22 ठेके ही मिलेंगे आपको दारू खरीदने के लिए। और इस दारू की जो ठेके होंगे वो उनका प्राइवेटाइजेशन यानी कि उनका निजीकरण कर दिया गया। मेरे को ये समझ में नहीं आता कि एक तरफ तो आम आदमी के पार्टी के लीडर जो नरेंद्र मोदी इस देश का प्राइवेटाइजेशन करते हैं तो उनको इस तरह से दर्द होता है, लेकिन खुद प्राइवेटाइजेशन करने लग रहे हैं। क्यों कर रहे हैं मतलब सही पकड़े हैं।
मतलब फिर इसकी जब उनकी पोल खुलती है तो जुलाई 2022 में इस नीति को वापस भी ले लेते हैं। हालांकि ये जो आरोप संजय सिंह और आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, कई सारे सीनियर लीडर को जो जेल में डाला गया है उन पर लगाए हैं, अभी ये सच साबित नहीं हो पाए। लेकिन इसमें ईडी की भी बहुत बड़ी घपलेबाजी हो सकती है। ईडी जिस तरह से अपोजिशन लीडर्स को टारगेट करने के लिए यूज की जा रही है सेंट्रल एजेंसी, ये राजनीति के लिए ठीक नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस की एक न्यूज आती है जिसके अंदर ये बताया जाता है कि 2014 से करीब 25 अपोजिशन विपक्ष के नेताओं को टारगेट किया ईडी के छापे पड़ते हैं और वो बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। उसके बाद में 23 की तो मामले ही कैंसिल कर दिए जाते हैं, उनके मामले पेंडिंग में डाल दिए जाते हैं। मतलब जो आपकी पार्टी को ज्वाइन नहीं कर रहे हैं वो तो भ्रष्टाचारी हैं, और आपको ज्वाइन कर लेते हैं तो भ्रष्टाचारी ईमानदारी में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये कौन सा आप चूना लगाते हैं नरेंद्र मोदी जी? आपको नहीं थैंक यू तो बनता ही है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? ये आप बाकी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि दिल्ली की जो सीएम अरविंद केजरीवाल और ये पूरा शराब घोटाले की नीति चल रही है उसके बारे में आपने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। घोषणा पत्र के अंदर उन्होंने कई सारे वायदे रखे हैं। मतलब जैसा कि होता है कि सरकारें घोषणा पत्र में बहुत सारी बातें वो करती हैं और पूरा नहीं कर पाते, लेकिन कांग्रेस की कहते हैं कि हम पूरा करेंगे और आपने जितने भी हमने वायदे किए हैं, हमारी सरकार लौट के आए तब तो से किसी की सरकार नहीं बनने देंगे। सरकार लौट के आती है तो उन्होंने कई सारे वायदे किए हैं। जैसे पी चिदम्बरम की अकॉर्डिंग समझे, जो कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, इन्होंने इस घोषणा पत्र को 3 पार्ट न्याय पत्र का नाम दिया है और 3 पार्ट में डिवाइड किया है। मतलब 3W, वेलफेयर, वर्क और वेल्थ। मतलब वेलफेयर जो समाज के निचली तबके से लोग आते हैं, उनका समाज की मुख्य धारा में नहीं पहुंच पाए हैं, उनके विकास के लिए सरकार कुछ ऐसी योजना चलाएगी जिसका उनके वेलफेयर हो, उनकी सहायता मिल सके, उनको रोजगार मिल सके। उस रोजगार के जरिए वो अपने लिए अपनी जीविका की जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको सुधार सकें और सुधारने के बदले वो समाज की मुख्य धारा में आ सकें। वर्क मतलब बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के अवसर नए क्रिएट किए जा सकें, इसलिए युवाओं की मदद के लिए आपने उनके रोजगार के ट्रेनिंग के लिए अप्रेंटिस रोजगार में स्किल्स डेवलपमेंट के लिए सरकार 1 साल में ग्रेजुएट का और डिप्लोमा लेवल के स्टूडेंट को करीब 1 लाख रुपए पर ईयर देगी। और वेलफेयर में गवर्नमेंट जो पुअर वुमेन्स हैं गाँव के अंदर और शहरों के अंदर, उनको 1 लाख रुपए हर महीने देगी उनको रोजगार के अवसर ढूंढने के लिए। और जो वेल्थ है, वेल्थ क्रिएशन में भी सरकार ने कहा है कि हम इस देश की जीडीपी को आगे बढ़ाएंगे और देश के अंदर विकसित भारत की जो लक्ष्य रखा है उसको पूरा प्रयास करेंगे, उसको प्राप्त करने में पूरा प्रयास करेंगे। दरअसल उन्होंने इंटरनेशनल वातावरण में कई बातें कही, जिस तरह से चीन ने एग्रेशन किया है, लद्दाख की जमीनों को छीना है, उस जमीनों से हम मुक्ति दिलाएंगे, और कई सारे ऐसे वादे किए गए हैं इस घोषणा पत्र के अंदर। ये थी कि इस घोषणा पत्र के अंदर बताया गया कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, जो गरीबी रेखा से नीचे लोग आते हैं, 23 करोड़ लोगों को अगर हमारी सरकार आती है तो 5 साल के अंदर हम 23 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालेंगे। जैसा कि 2014 वाले टेन्योर में मनमोहन सिंह की सरकार हुआ करती थी, जब भी उन्होंने 23 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है। लेकिन एक रिपोर्ट नई आती है, वो ये कहती है कि नरेंद्र मोदी के इस पूरे 10 साल के शासन के दौरान 20 करोड़ प्लस लोग गरीबी रेखा से नीचे जा चुके हैं। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। लेकिन एक इसकी इंटरेस्टिंग बात यह है, जो मनरेगा एक प्रोग्राम चलता है, सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम चलती है, इसके तहत जो गाँव के अंदर सड़क निर्माण का काम करते हैं, वेंट डालने का काम करते हैं, गाँव के अंदर लोगों को साल में 100 दिन काम देने की गारंटी दी जाती है। इसके अंदर लोगों को पहले 300 रुपये मिला करते थे, लेकिन 800 रुपये कर दिए जाएंगे अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो। खबर मेरे को इम्पोर्टेंट लगी, वो है कच्चा थीपू आइसलैंड। कच्चा थीपू एक द्वीप है जो भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। रामेश्वरम से कम से कम 30 किलोमीटर दूरी पर एक बैरन आइसलैंड है। इस पर कोई लोग नहीं रहते क्योंकि यहाँ पर खारा पानी पाया जाता है मेनली। अब इसको लेकर के बीजेपी और कांग्रेस में ट्विटर वॉर छिड़ गया। दरअसल बीजेपी आरोप लगा रही थी कि कांग्रेस आरोप लगा रही थी बीजेपी। दरअसल हुआ कुछ यूँ कि यहाँ पर मछली, जो तमिलनाडु के अंदर लोग रहते हैं, वो मछली पकड़ने इस द्वीप पे आसानी से जाते रहते हैं वहाँ पे। इसको 1974 में इंदिरा गांधी ने इंडिया और श्रीलंका एक एग्रीमेंट के तहत इस पे श्रीलंका का प्रभुत्व स्वीकार किया था इंदिरा गांधी ने। लेकिन वहाँ के तमिलनाडु के लोगों ने इसका स्टार्टिंग से ही विरोध किया है कि यहाँ पे हमारी फिशिंग राइट हैं, जो मछली पकड़ने के अधिकार इस
द्वीप को जो श्रीलंका के पास जाने से हमको प्रभावित काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ये कच्चा द्वीप आइसलैंड पे वैसे कुछ तो है नहीं, लेकिन एक सेंट एंथनी क्रिश्चियन करके फॉर्मर की यहाँ पे एक स्टेचू बना हुआ है, जहाँ पे भारत और श्रीलंका के लोग मिलकर के यहाँ पे एक उत्सव मनाते हैं। उत्सव मनाने में पिछली साल ही 2023 में करीब 25,000 से ज़्यादा लोग यहाँ पे उत्सव मनाने के लिए गए। सेंट स्टेटस वो है कि M.K. स्टालिन जो कि तमिलनाडु के CM हैं, उन्होंने PM नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी थी 2023 में, जिसमें वो कच्चा द्वीप आइसलैंड की जो विवाद बना हुआ है उसको सुलझाने की केंद्र सरकार से मदद मांगने की बात कर रहे थे। दूसरे सेगमेंट में एंट्री करने की कोशिश करते हैं, जहाँ पर ना मीडिया बात कर रहा है इन चीज़ों के बारे में, लेकिन ये आने वक्त में हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या लेकर के खड़ी होने वाले हैं। ये जो न्यूज़ दबी छपी ले जाती है, ना कोई लीडर बात करता है, ये हमारे लिए पूरे मानव सभ्यता के लिए एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है ऐसी रिपोर्ट के बारे में। दरअसल हीट वेव के बारे में IMD ने प्रेडिक्शन किया है कि जो भाषा में लू कह सकते हैं, हीट वेव मतलब ज़्यादा अत्यधिक मात्रा में टेम्परेचर का बढ़ जाना। जब टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ता है तो IMD मतलब इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ये डिक्लेयर किया है कि मार्च से जून तक जितने दिन लू चलती थी उससे कहीं ज़्यादा दिन लू चलने वाली है। इससे इफेक्ट ये होगा कि कई सारे लोगों पे लू चलती हैं, कहते हैं कि आप बाहर मत निकलिए, लू लग जाएगी। लू लगने की वजह से नॉर्थ इंडिया में तो कई सारे लोगों की मौत भी हो जाती है। लू इतनी खतरनाक होती है कि सीधा ये हमारे शरीर को, इस बैलेंस को बिगाड़ देती है और हमको कई बहुत घातक बीमारी हो जाती है। कि जो पैसिफिक ऑपरेशन जो स्टार्टिंग से ही इस बस सिचुएशन कुछ ऐसी बन रही है कि पैसिफिक ओशियन जो प्रशांत महासागर है, पूरी दुनिया का, पूरी पृथ्वी का 2/3 हिस्सा इस प्रशांत महासागर के अंदर आता है। वहाँ का जो सरफेस टेम्परेचर है वो बढ़ने लग रहा है। मतलब मेनली अगर जो पूरी दुनिया के लिए वो विपरीत दिशा में काम करने लग रहा है। कैसे? अगर वो वहाँ का टेम्परेचर नॉर्मल रहता है, टेम्परेचर बढ़ता नहीं है, तो वो भारत के अंदर बारिश अच्छी होती है। अगर टेम्परेचर बढ़ता है, वहाँ का टेम्परेचर बढ़ने की वजह से भारत में अल नीनो की कंडीशन बन जाती है। अल नीनो की कंडीशन, ये दो टर्म है, अल नीनो और ला नीना। ला नीना की सिचुएशन जब बनती है जब भारत के अंदर अच्छी फसल होती है, यहाँ के किसानों के हित में काम करती है। लेकिन अल नीनो की कंडीशन बनने पे भारत के अंदर बहुत कम बारिश होती है, सूखा पड़ने के आसार बने रहते हैं, जिससे यहाँ के किसानों को काफ़ी बड़ा नुकसान होता है। अब जो हीट वेव की कंडीशन है, जो ज़्यादा दिन लू चलने वाली है, और कई हफ्तों तक कई राज्यों के अंदर उन्होंने बताया है कि लू के प्रोडक्शन बढ़ सकते हैं, मतलब लू चलने वाली है। इस लू से बचने के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम गवर्नमेंट के सामने खड़ी ये हो रही है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जो हम जल के द्वारा लाइट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती हैं, उसमें पहले से ही गिरावट आने लग रही है। सरकार इस पर फिक्स नहीं कर पा रही है, वो कम होती जा रही है। अगर लोगों को लू ज़्यादा लगेंगी तो लोग अपने घरों के अंदर बंद होंगे हीट वेव की वजह से, और लोग इलेक्ट्रिसिटी का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। और जो हम नॉन रिन्यूएबल तरीके से इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, जो हमारे पर्यावरण को कोई प्रदूषित नहीं करती है, और उनकी वजह से उनमें गिरावट आई है। लेकिन उसकी वजह से हम कोयला की लाइट बनाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे। कोयला से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने पर हमने पेरिस के अंदर, जो फ्रांस की राजधानी है, वहाँ पे भारत सरकार ने एक एग्रीमेंट किया हुआ है। वो ये एग्रीमेंट ये है कि 2005 में जो कोयले का यूज किया जाता था उसके 45% की कट ऑफ करेंगे हम 2030 तक। लेकिन इस तरह के हालात बनते रहे तो हम कोयले के यूज में कटौती नहीं कर पाएंगे। कोयले के यूज में कटौती न करने की वजह से हमारे वातावरण में कई सारी ऐसी गैस का कोयले से लेकर के जाती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट और CO2 की मात्रा बढ़ती जाएगी, जिसकी वजह से टेम्परेचर और बढ़ता चला जाएगा। उस प्रकृति इस पूरी दुनिया ने औद्योगिकरण तेजी से बढ़ता, औद्योगिकरण, शहरीकरण और तेजी बड़े पैमाने पे अंधाधुंध पेड़ों की कटाई होने की वजह से हमारे सामने बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। पूरी मानव जाति के लिए किसी एक की समस्या नहीं है, ये पूरी हमने इस पर्यावरण से छेड़छाड़ की है, इसे झेलना होगा। अगर ऐसे ही हालात बने रहे तो हम जल्द ही मानव सभ्यता एक समाप्त की कगार पर पहुंचने वाली है, अगर इसमें कोई सुधार नहीं किया जाए। तो दूसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट खबर ये है, जो साउथ कोरिया के अंदर एक टोकामक करके एक वहाँ की एक लेबोरेटरी में आर्टिफिशियल सन बना लिया गया है, मतलब कृत्रिम सूर्य अब धरती पे बना लिया गया है। जो हम सूरज देखते हैं वो चमकता है, उससे 7 गुना ज़्यादा उसके कोर का टेम्परेचर, उसके अगर बीचों बीच हम टेम्परेचर को नापे तो उसके कोर के 7 गुना ज़्यादा टेम्परेचर हमने क्रिएट कर लिया है। इसका 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर 48 सेकंड के लिए। वहीं साउथ कोरिया का ये टारगेट है कि वो 2026 तक इसको 300 सेकंड के लिए हम 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर
क्रिएट कर देंगे कृत्रिम सूर्य के अंदर। मतलब ये पागलपंती क्यों करने लग रहे हैं? भारत भी एक कई सारे विश्व के बड़े बड़े देश मिल करके इस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन। इसमें होता कुछ यूं है, हाइड्रोजन और हीलियम दो गैसों को मिलाया जाता है, तो जब वो मिलती है तो काफ़ी लार्ज क्वांटिटी में एनर्जी निकलती है। उस एनर्जी को हम यूज कर सकते हैं जिससे हमारे पर्यावरण को कोई क्षति नहीं पहुंचती। कोयला के प्रयोग करने में काफ़ी गिरावट आएगी, और इसकी वजह से अगर ये हमारी प्रॉब्लम का सॉल्व ये एक्सपेरिमेंट सक्सेस हो जाती है, तो हमारे सामने ऊर्जा से रिलेटेड जितनी समस्याएं आ रही हैं उनका एकमात्र हल हमको मिल जाएगा। भारत भी इस चीज़ का एक हिस्सा है, उस पर कई अलग अलग अपने प्रोजेक्ट को बांट करके हिस्सा काम करने लग रहे हैं विश्व के सारे देश। एक संयुक्त एजेंसी, जांच एजेंसियों ने मिलकर के, मीडिया एजेंसियों ने मिलकर के एक रिपोर्ट निकाली है जिसमें पाया गया है कि 2016 में हवाना एक कैपिटल है कैरिबियन आइसलैंड के अंदर, जो आइसलैंड द्वीप मिलते हैं, वहाँ एक देश की राजधानी है हवाना। हवाना के अंदर जो यूएस अपना पहली बार में दूतावास वहाँ पे खोलता है, तो वहाँ पे होता कुछ यूँ है कि रसिया की कुछ खुफिया एजेंसियों के द्वारा उन पे हवाना सिंड्रोम नाम से एनर्जी वेपन के द्वारा उन पे अटैक किया जाता है कि आपको अपना दुश्मन नहीं दिखता लेकिन आप पे अटैक हो जाता है। ये हवाना सिंड्रोम के सिम्टम कुछ ऐसे होते हैं कि आपका मूड चकराने लगता है, आपके माइंड का काम करना बंद कर देता है, आपकी मेमोरी घसने लगती है, आपको कुछ याददाश्त नहीं रहती, और नोजिया के शिकार हो जाते हैं, उल्टी और चक्कर आने लगते हैं, आपका पूरा मूड भरना जाता है। मतलब लेजर वेपन कोई आदमी इतने डिस्टेंस पे बैठ करके आपको ख़त्म कर सकता है। ये टेक्नोलॉजी दुनिया कहाँ पे कितनी प्रोग्रेस करती जा रही है। मतलब आपने एक समाज और सभ्यता के लिए इतना खतरनाक ऐसे वेपन्स बना लिए हैं, आप सोच ही सकते हैं। ये एक अटैक इंडिया के अंदर भी हुआ था, हवाना सिंड्रोम का एक यूज हुआ है सितंबर 2021 में, लेकिन इंडियन खुफिया एजेंसी इस चीज़ की मना करती है। ये स्थान है यहाँ पे हवाना सिंड्रोम के अटैक हुए, खुफिया एजेंसी रूस की है। पॉलिटिकल बकवास, मतलब आपके लिए मैं इन लोगों के बारे में कुछ बात तो करना चाहता नहीं, लेकिन आपको एंटरटेनमेंट होगा और इनको भी पता लगेगा कि आपकी पावर क्या है। आपको लोगों को ये लीडर्स बेवकूफ़ बनाते रहते हैं, इनके बारे में इनकी सच्चाई भी पता चलेगी आपको। दरअसल कंगना रनौत हैं, टाइम्स नाउ में एक इंटरव्यू देने जाती हैं, मतलब उल्टी सीधी बातें करती रहती हैं, इनको कुछ पता तो है नहीं। एक आप कलाकार जो इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर हर पार्टी के अंदर बात कर रहा हूँ, कलाकारों को, किसी आदमी को ला करके पार्टी के अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज़ बची नहीं है किसी को। मतलब अब आप मानिए कि मैं यहाँ से अपनी लोकसभा क्षेत्र में कई सालों से मेहनत करने लग रहा हूँ कि मुझे पार्टी का टिकट मिल जाए, लेकिन पार्टी क्या करती है, किसी आदमी, किसी कलाकार को, बेहुदा इंसान को उठा करके पैराशूट लैंडिंग करती है, उसको टिकट दे देती है, वो चुनाव लड़ने लगता है। उसको क्या पता है इतिहास क्या होता है, राजनीति शास्त्र क्या होता है, भूगोल क्या होता है, उनको क्या पता है। ये उनको तो नाच गाने से फुर्सत नहीं मिल पाती है, तो वो अपने कलाकार, ये भी एक कला है, मैं मानता हूँ, इसका सम्मान करता हूँ, लेकिन आपको उल्टे सीधे जब फैक्ट पता ही नहीं है, व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी के द्वारा फैक्ट पे नहीं चलना चाहिए अपनी ज़िंदगी। और एक नया व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी का प्रोपेगेंडा फैला दिया है, वो ये है, ये कहती नहीं, पहले मुझे ये बात आज क्लियर करने दीजिए। जब हमें आजादी मिली तो द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सुभाष चंद्र बोस, वो कहां गए? वो तो प्राइम मिनिस्टर ने कहती है कि सुभाष चंद्र बोस देश के पहले प्रधानमंत्री थे। चलो मान लिया आपकी बात को, लेकिन उसी टाइम्स नाउ में 1-2 साल पहले दिए गए इंटरव्यू में कंगना रनौत ये कहती हैं कि 2014 में इस देश को आज़ादी मिली है, और 2014 से पहले जो आज़ादी मिली थी वो भीख थी, आज़ादी नहीं थी। और मुझे सबसे बड़ी लज्जा की बात तो इस पत्रकार के लिए है, जो पत्रकार इनका इंटरव्यू ले रही है, नाबका सिंह है। ये अपने आप को बहुत बड़ी एंकर समझते हैं। मतलब आप समझिए, ये क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर सकते कि आप तो पहले ये कहती थी कि 2014 में आज़ादी भीख की मिली थी, तो भीख की मिली हुई आज़ादी के सुभाष चंद्र बोस कैसे प्रधानमंत्री बन सकते हैं? आपको जरा भी शर्म नहीं आती है इस तरह की कमेंट करने में? लेकिन क्या कुछ भी हो सकता है। बात तो सही है। कि जो आरबीआई के फॉर्मर गवर्नर, जो पूर्व गवर्नर हुआ करते थे, जो रघुराम राजन ने कहा है कि 2047 तक जो निर्मला सीतारमण चिल्ला करके बजट के अंदर, यही मुझे तो, मैंने बजट सुना था, उसके अंदर एक ही चीज़ सुनाई देती थी कि हम अमृत काल मनाएंगे, ये अमृत दिवस चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, और 2047 तक विकसित भारत बना देंगे। नरेंद्र मोदी दावा करते हैं, वो झूठ है, बकवास है, उन्होंने क्लियर बोल दिया है। बीजेपी आईटी सेल वालों को, बीजेपी आईटी सेल वाले समझते हैं कि जो बीजेपी की महिलाएं उन्हीं की सम्मान है, और दूसरी और पार्टियां की हैं और इंडिपेंडेंट महिलाएं, उनकी सम्मान है, कोई इज्जत है। उनके खिलाफ में कोई बोलता है तो उसकी इज्जत को तार तार करने का ये पूरा
जज्बा रखते हैं। मतलब यार समझिए किसी लेडीज को, ये नेहा सिंह एक राठौड़ करके एक फोक सिंगर है, लोकल भोजपुरी गायक हैं, जो बीजेपी में हमेशा उनसे सवाल पूछती रहती है, तो इसलिए इन लोगों को चुभती हैं। तो उनकी कंपैरिजन ये किससे करते हैं, मियाँ खलीफा पॉर्न स्टार से करने लगते हैं। लेकिन उनके इसी कुछ वीक पहले की बात है, सुप्रिया सुनील जो कांग्रेस की लीडर है, उनकी कंगना रनौत के ऊपर एक फोटो लगा करके टिप्पणी कर देते हैं। उसके बाद में वो वहाँ पे भी मांगती, कहते हैं मेरे अकाउंट को ब्लॉक कर दिया गया। लेकिन ये उनको उल्टी सीधी बातें पढ़ाने लगते हैं। लेकिन अब उनको इनका मोरल एथिक्स कहाँ चला जाता है, नैतिकता पता ही नहीं चलता। स्पोक्स पर्सन हुआ करते थे। और बल्लभ का एक इंटरव्यू देखिए, जो 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी के बारे में संबित पात्रा को क्वेश्चन पूछ रहे हैं, 5 ट्रिलियन में कौन से क्वेश्चन होते हैं, लेकिन संबित पात्रा में बता नहीं। इसलिए ये पूरी जीरो बताने के लिए इन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिए। और आइडिया तो वही है, क्यों किया कि राम मंदिर में कांग्रेस नहीं गई और राम मंदिर का इन्होंने विरोध किया, इसलिए मैंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। बात बड़ा एक मुद्दा उभर करके आ रहा है, वो ये है कि एनसीईआरटी की मार्केट के अंदर किताब नहीं मिल रही है। मतलब नई सेशन स्टार्ट होने वाले हैं, बच्चों को किताबें चाहिए एनसीईआरटी की पढ़ने के लिए, लेकिन उनको मार्केट के अंदर किताबें नहीं मिल पा रही। क्यों नहीं मिल पा रही? कि उन पर अमेंडमेंट, मतलब उनकी कुछ काट पीट की जा रही है। मतलब कुछ तथ्य छुपाए जा रहे हैं, कुछ तथ्य जोड़े जा रहे हैं। जोड़े छुपाए नहीं जाने वाले वो है बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन, विध्वंस कैसे किया गया, उसको कैसे गिराया गया, उसको मतलब एनसीईआरटी की किताबों तो एनसीईआरटी ने 12वीं कक्षा की पॉलिटिकल साइंस की किताब में कई और संशोधन किए हैं। सिलेबस में कई बदलाव किए गए हैं। वो बदलाव क्या है वो एक एक करके बताता हूं आपको। बाबरी मस्जिद, जिसका हमने अभी तक जिक्र किया, पहले देखिए जरा 12वीं की किताब से क्या हटा गया। बाबरी मस्जिद को लेकर के, जिसको कि 90 के दशक के बाद विवादित ढांचे के नाम से आमतौर पर लोग बात करते थे, इसको लेकर के कई चीज हटा दी गई। इसके बारे में हिंदुत्व की राजनीति नाम के जो सब टॉपिक्स थे, सब हेडर्स थे, उनको 12वीं की किताब से हटा दिया गया। 2002 का जो गुजरात से हटा दिया है। और गुजरात दंगों के अंदर कैसे हुए, क्या हुआ, उसको भी एनसीईआरटी की किताबों के अंदर से हटा दिया गया है। और जोड़ा ये गया है कि किस तरह से राम मंदिर के निर्माण के लिए संघर्ष किया गया और उसको एक संघर्ष करके उनकी राम भक्तों की जीत होती है। चलो ठीक है, लेकिन किताबों का भी इस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की मेंटलिटी को इस तरह से किताबों के अंदर भी गूंज देना ये सही नहीं है। लेकिन जो इतिहास है वो अपने आप में नहीं बदलेगा। इतिहास तो इतिहास ही रहता है। आप किताबों से हटाइए, छुपाइए, इतिहास तो इतिहास ही रहता है। जय हिंद दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।